हम्म, है ना। हम्म, हाँ जी। कई लोग आपको देखने को भी मिलेगा, कई लोगों ने सिटीजनशिप ले ली लेकिन वो रह फिर यहीं रहे हैं, वो भी छोड़ा है वापस। हम्म, हम्म, वो हाँ क्योंकि वापस आ गए, हाँ। हाँ हाँ, तो वो रीजन यही आएगा कि पूरा प्रॉमिस नहीं है। हम्म, नहीं, अब जैसे क्या होता है कई बारी लोग जो है जैसे दुबई में चले गए या, तो इन सब कंट्रीज में ना द सिटीजनशिप इज नॉट देयर, दे आर नॉट गिविंग राइट सिटीजनशिप। तो राइट यू हैव टू कम बैक, मतलब राइट आपका राइट काम राइट खत्म हो गया, आपको वापस आना है, दैट्स ऑल। राइट। हाँ, तो हाँ, तो जब समय हो गया तो आपको वापस आना है। पर कुछ लोग ऐसे भी है ना, जैसे आईटी वाले जनरली हैं, है ना, आईटी हम्म, में है, मार्केटिंग में है, जो लोग हम्म, ये जाते भी हैं अगर दुबई, तो ये वहां से एक्सपीरियंस अर्न करके यूएस या यूरोप में मूव कर जाते हैं। हाँ, हम्म, ठीक बात है। क्योंकि फ्यूचर तो वहाँ अनसर्टेन है ना, कभी भी आपको भी वापस जाना पड़ेगा अल्टीमेटली। यू कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट बी ए सिटीजन। आपको गवर्नमेंट हम्म, की तरफ से जो भी सिटीजन के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिलेंगी। ये दुबई तो मेरे ख्याल दे आर अलाउइंग यू टू बाय प्रॉपर्टी, बट दे आर नॉट ऑफरिंग यू सिटीजनशिप। तो उससे क्या होता है कि आफ्टर यू रिटायर, और हम्म मतलब और यू आर क्लोज टू दैट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यू हैव टू कम बैक। क्योंकि हम्म। वो कहते हैं ये ओल्ड मैन के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द यंग मैन। राइट। है ना, यू हाँ। कंट्रीब्यूट एंड लीव एंड लेट हम्म। देम अदर्स कंट्रीब्यूट, मतलब जो स्टेट है वो आपकी सेवा नहीं करेगी, ये कहना चाहते हैं, इन ओल्ड एज। राइट राइट राइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं सब? सब बढ़िया, थैंक यू। आपने कुछ एक्सरसाइज करी? और किसी ने कोई एक्सरसाइज करी भी D4 पे? बताओ। नहीं करी? हाँ, नहीं, फॉरेन सेटलमेंट पे की है, हमारे 4-5 लोग हैं बाहर, उन सबका D4 के साथ मैच करता है मोरलेस। मतलब चलो। जो हमने अभी पिछली बार पढ़ा था हाँ कि हाँ फोर था, हाँ उसको ये होना चाहिए, एफ्लिक्टेड होना चाहिए, और तो इन सम केसेस इट इज नॉट दैट बैडली एफ्लिक्टेड। जैसे सन जो है वो 10th हाउस में है, हाँ। तो सन से एफ्लिक्शन दैट इज मतलब थोड़ा सा माइनर टाइप का ही हुआ। नहीं सर, आप उसको मतलब माइनर टाइप ले रहे हो, बट जब आप सेपरेटिव प्लैनेट्स पढ़ते हो तो माइनर टाइप अफ्लिक्शन नहीं रह जाता। क्योंकि सैटर्न मंगल और राहु को ज्यादा मतलब खतरनाक टाइप के वो गिनते हैं, मतलब जैसे वो कि आई ये। एग्री, लेकिन सन जो है सेपरेटिव प्लैनेट्स में आ जाता है। हम्म, इट इज मोर लाइक कि आप उससे कितना भी उसके नजदीक रहना चाहोगे, आप रह ही नहीं पाओगे। हम्म, जो सन की नेचुरल हीट है, हम्म, उस वजह से आप उसके सराउंडिंग्स में नहीं रह सकते ना। हम्म, ठीक बात है। अभी 40-44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तब सबके एसी दबा के चल रहे हैं। हम्म, तो सोचो उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर कोई भी, लेट से कोई ऑब्जेक्ट भी चला जाए तो वो तो भस्म हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई सन इज टेकन एज अ सेपरेटिव प्लैनेट, हम्म, कि वो कितना भी लव अफेक्शन दे दे आपको, बट आप उसके पास नहीं रह सकते। उसकी वजह से आपको दूर जाना पड़ता है। अभी जिस किसी के भी आपने D4 में अगर 10th हाउस में सन है, हम्म। तो आप देखो क्या वो गवर्नमेंट सर्विस में या गवर्नमेंट की तरफ से कभी कुछ उनको फेवर मिला है? नहीं, अभी तो नहीं मिला है, मतलब एक केस में था कि सन वाज हाँ। सेपरेटिंग, बाकी केसेस में तो मार्स, सैटर्न, राहु ये कहीं ना कहीं वहां आ ही जाता है, मतलब जो एफ्लिक्ट करने लगता राइट। है ना। तो एक हाँ। केस में था, तो उसमें अभी तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, बट दे हैव नहीं, अगर लेफ्ट एंड देयर। अफ्लिक्टेड सन होगा तो प्रॉपर तो प्रॉब्लम देगा। अगर वेल प्लेस्ड और वेल मतलब एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक्स है या अपनी राशि का है, मूल त्रिकोण साइन का है, तो चीजें दे सकता है गवर्नमेंट से कुछ अप्रिसिएशन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, है ना। कोई सपोज करिए कोई वॉलंटरीली एक्टिविटी करी है जिसमें आपने पार्टिसिपेशन किया, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट आपको एक रिवॉर्ड दे दे, एक अच्छा। अप्रिसिएशन दे दे, है ना। सपोज करो आपने प्रॉपर्टी बाय करी, आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी या प्रॉपर्टी में कुछ झोल था, वॉट एवर, तो उसमें गवर्नमेंट आपको फेवर कर दे। आप गवर्नमेंट से कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, है ना, गवर्नमेंट का कोई टेंडर फिल कर रहे हो,
तो उसमें आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आज हम D7 पढ़ेंगे, और आप में से 2-3 जनों ने शायद D6 का भी बोला था। तो D6 का वैसे इट इज नॉट अ पाराशरी चार्ट, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर आप उसको, और मैंने स्लाइड पे भी नहीं रखा है, पर आप उसको ओवरऑल डिजीज के लिए देखते हो, डेथ्स के लिए देखते हो, और लिटिगेशंस के लिए देख सकते हो, डिस्प्यूट्स जो भी हैं आपके, है ना। कॉम्पिटिटिव स्किल्स क्या है उसके बारे में भी देख सकते हो, क्योंकि 6th हाउस से हमारा कंपटीशन आता है। तो इसका इसमें नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो D6 है, हाँ जी, तो उसमें सपोज जुपिटर इज इन सिक्स हाउस, ठीक है, मतलब D6 में, तो मतलब इट इज लाइकली टू गिव कॉम्पिटिटिव स्किल, मतलब क्या चीज? सपोज D6 में जुपिटर आ हाँ गया, छठे घर में हाँ प्लेस्ड है हाँ D6 में, तो हाँ। क्या कॉम्पिटिटिव स्किल देगा, या मतलब नहीं तो उसको ग्रोथ देगा। भाई 6th हाउस और क्या है? 6th हाउस किसी भी भाव का, मतलब किसी भी आप डिविजनल चार्ट का जो 6th हाउस देखते हो, तो वो उससे रिलेटेड डिजीज हो गया, डिस्प्यूट्स हो गया, और डेट्स हो गए, आपके एनिमीज हो गए। सपोज करिए आप D10 का 6th देख रहे हो, तो आपके प्रोफेशनल शत्रु वहीं से देखे जाएंगे। अच्छा, D1 में देखते हो तो वो ओवरऑल शत्रु दिखाता है ना, होलसम। D10 में चले गए तो आपने उसको नैरो डाउन कर लिया कि मेरे को प्रोफेशनल शत्रु देखने हैं इसके। D7 में चले गए, अब 7th हाउस किस किस चीज का है? 7th हाउस पार्टनरशिप का है, 7th हाउस स्पाउस का है, और 7th हाउस पब्लिक का है। तो उससे रिलेटेड शत्रु मिल जाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई एनिमिटी आ रही है ना। तो इस मतलब तरीके से। अगर मेलिफिक्स ज्यादा एफ्लिक्ट कर रहे हैं उसको, तो हाँ मतलब इट इज नेगेटिव फॉर दैट टाइप ऑफ डिविजनल चार्ट। हाँ, डिपेंड करता है। और अभी जैसे मैं इसका बता रहा हूँ आपको, D6 में प्राइम इंपॉर्टेंस इज टू बी गिवन टू मार्स एंड सैटर्न। अच्छा, 6th हाउस 6th लॉर्ड, ठीक है। अफ्लिक्टेड हाउस जो भी होगा उससे रिलेटेड डिजीज हो सकती है। समझ रहे हैं? हाँ, लेट्स से किसी का 4th हाउस अफ्लिक्टेड है, तो चेस्ट रीजन से कुछ रिलेटेड डिजीज हो सकती है। पर इसमें इन जनरल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो 6th 8th और 12th इन भावों के जो स्वामी हैं, और इन भावों में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, इनकी जब दशा चलती है तब जनरली अकरेंस ऑफ डिजीजेस, लिटिगेशन होता है। सपोज करिए 6th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस इन D6 चार्ट, है ना। हाँ, अभी 6th चला गया 10th में। 10th किस चीज का हाउस है? प्रोफेशन, कर्मा का। कर्मा। तो आप अपने कर्मों की वजह से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। आपका अपना कर्म स्थान है ना वो, कर्म भाव। तो आपके द्वारा चीजें करी गई, उसी की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। बट सेम थिंग इज ट्रू फॉर D1 में भी अगर 6 लॉर्ड 10th में चले जाएगा तो क्या होगा? आप उसको कह सकते हो, बट D6 आप उसको फाइन ट्यून कर रहे हो ना। अच्छा, फाइन ट्यून है। हाँ, ठीक है। इसमें 9th हाउस जो है वो आपका लक फैक्टर आ जाता है, कि वो
आपके अंदर कितना पोटेंशियल को, मतलब आपको कितनी प्रोटेक्शन दे रहा है टू डील विद योर एनिमीज, टू डील विद डिस्प्यूट्स एंड डिजीजेस। तो नाइन्थ लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो चार्ट में पोटेंशियल आ जाता है टू बी मोर कॉम्पिटिटिव, टू कीप द अपर हैंड, टू हैव दैट फाइटिंग कैपेसिटी। ठीक है, नाइन्थ लॉर्ड इन इसमें D6। हाँ, और जो डिजीजेस के कॉन्टेक्स्ट है कि भाई कौन सा प्लैनेट किस तरीके की डिजीज देता है, तो सन और मार्स पित्ता रिलेटेड डिजीज देता है, बाइल बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ। वीनस एंड मून कफ, काफा का मतलब कफा बोलते हैं उसको आयुर्वेदा की लैंग्वेज में, उससे रिलेटेड डिजीज देता है। सैटर्न राहु वायु रिलेटेड डिजीज देते हैं। जुपिटर मरकरी मल्टीपल टाइप्स की डिजीज दे सकते हैं। वायु प्लस कफा प्लस पित्ता, डिपेंड करता है इनके साथ और एसोसिएशन किसकी है। अभी सपोज करिए किसी के D6 चार्ट में मार्स इज इन द 8th हाउस, आप इन जनरल पूछ के देखना कि क्या कभी हेमोरॉइड्स हुए हैं, या दशा चल रही होगी तो आगे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप प्लैनेट से और साइन से और भावा से रिलेट करते हो। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा, चलो इसमें दिखा देता हूँ एक चार्ट। D1 ये है, D6 ये है। आइडेंटिफाई करें लास्ट 2-3 साल 4 साल में क्या कोई डिजीज का योग था, कोई डिजीज रही होगी, कोई प्रॉब्लम रही होगी लाइफ में, मतलब फिजिकली कोई एलिमेंट आया, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखता है आपको? इसमें 6th हाउस और 11th का राशि परिवर्तन हो रहा है D6 में। 6th हाउस और 11th का राशि 11th परिवर्तन, हाँ जी। और ये हाँ ये, और सैटर्न का ट्रांजिट जब सन के ऊपर से होगा, जो पिछले 2-3 साल पहले हुआ, तो मतलब प्रॉब्लम आ सकती है 6th हाउस में। इट मे बी गेनफुल फॉर अदर थिंग्स, बट हेल्थ में इशू आ सकता है। 6th लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है, तो ये 11th हाउस है ना। और कोई बताएं? And this also happens to be Lagna of D1, or Saturn is placed in 6th house of the Lagna. Well, a lot of Lagna is in 6th house. 2-3 साल पहले सैटर्न की दिशा चल रही थी। क्या चीज? 2-3 साल पहले भी सैटर्न की दिशा चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है। सैटर्न की तो महादशा है, हाँ जी, अभी भी रनिंग है। अभी भी हाँ, रनिंग रनिंग है। है। सैटर्न 6th हाउस में भी है, 6th हाउस का फ्रिक्शंस भी है D1 में, और D6 में भी सैटर्न है, और सन का भी एस्पेक्ट है, ऑल्दो वो 6th लॉर्ड भी है। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सैटर्न और राहु, जैसे अभी आपने बताया कि वायु रिलेटेड डिजीज देता है, वो वायु रिलेटेड डिजीज तो इस पीरियड में आना चाहिए। वायु रिलेटेड डिजीज में क्या क्या आता है वो मुझे नहीं पता है। पेट खराब, पेट खराब से एक हो सकता है, बाकी वायु में काफी कवर होते हैं।
वायु से रिलेटेड आप इन जनरल कह सकते हो गैस्ट्रो की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इन जनरल, कि भाई गैस्ट्रो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सर 6th लॉर्ड 5th में है, तो 5th हाउस जो पार्ट रिप्रेजेंट करता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्टमक ही बोला इन्होंने। हाँ राइट, पर अभी तो हम D6 के थ्रू ज्यादा जाना चाहेंगे, तो D6 के थ्रू बताएं। सर सेम पैरामीटर ऐसे लगाएं तो कुछ लेग्स वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। किस चीज में? लेग्स में सर। लेग्स में कैसे बताया? सर 11वें घर में ट्रांजिट हो रहा है। हाँ यस। ओके राइट, और कोई एफर्ट करेगा? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर रमा वो जी। सर वो 6th लॉट जो है ना D1 राशि का, वो D6 में मतलब उसमें ऐसे लग्न में बैठा हुआ है। हाँ कुछ नर्व का थोड़ी सी जो नर्वस सिस्टम का कुछ तो पॉसिबिलिटी है संप्रीति जी आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं समझ आया। सर सिर्फ ये नेटवर्क समझ में आया कि आपने लगन अभी में आ रहा है। मरकरी बताया। हाँ वो 6th लॉर्ड है ना D1 राशि का। अभी हाँ आ रही है क्लियर? हाँ जी अभी आ रही है। हाँ जी हाँ जी, तो मर्करी से जैसे रिलेटेड डिजीज है नर्वस सिस्टम का, तो वो हम देख सकते हैं इसमें। क्या कर रहे हैं? तो इसमें सिग्निफिकेंट को भी देखना होगा मार्क्स को। अब जैसे ये डिस्प्यूट का भी आप इससे डिस्प्यूट देख सकते हो, तो कुछ डिस्प्यूट्स बता सकते हो, कोशिश कर सकते हो, कोशिश करो, दशा पकड़ने की कोशिश करो। जो आप लोगों ने अभी प्रॉब्लम करी वो ये प्रॉब्लम करी कि आप लोगों ने दशा पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। हाँ, सैटर्न सन का जो ट्रांजिट है। नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट पकड़ा है, दशा नहीं हाँ, सिर्फ पकड़ी। ट्रांजिट पकड़ा है। हाँ, एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं दिया कि यहाँ विमसोते लगी है। सर एल्डर सिबलिंग के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है? पर उसके लिए एल्डर सिबलिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ जी सर, नहीं मैंने ये बताया नहीं, ये मेरा क्वेश्चन था क्योंकि आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट दिस थिंग। हाँ हो सकता है बिल्कुल, अगर किसी के एल्डर सिबलिंग है तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। राहु 11th हाउस में बैठा है, सो इन 90 या 80 to 90% केसेस में आप देखोगे द पर्सन इज एल्डेस्ट, और जो बाकी का जो परसेंटेज है उसमें यंगेस्ट मिलेगा, और एक्सेप्शनल केसेस में द पर्सन कुड बी बीच में पैदा हुआ हो, उससे एक बड़ा भी है उससे एक छोटा भी है। पर जब जहां पे भी ऐसे केसेस मिलेंगे आपको, तो आपकी उसमें भी अगर आप फर्दर नैरो डाउन करोगे तो केसेस में आप ये देखोगे कि समहाउ पहले वाला जो यानी एल्डर है उसकी डेथ हो जाती है जल्दी। चलिए अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि D6 वाज नॉट द टॉपिक, बट इन जनरल बता रहा हूँ। दशा मैंने आपको बोला अब से 2-3 साल पहले का टाइम पीरियड आपको मैंने दे दिया था, सैटर्न वीनस वाज रनिंग, ठीक है। 16 फरवरी 2018 से शनि और शुक्र की दशा थी। आपके पास कभी भी कोई भी चार्ट आए, सारी चीजें भूल जाओ, सबसे पहले दशा देखो कि दशा क्या चल रही है। जब आपको दशा समझ में आ गई, आप सीधा सीधा लोकेट कर सकते हो कि ये क्लाइंट आपके पास क्यों आया होगा। ठीक बात है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उससे समस्या पूछें, या आप अपने एंड से कह सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ इससे रिलेटेड ट्रबल चल रहा है क्या, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में उस टाइम आया, उस भावा की सिग्निफिकेशन वो आप बोल सकते हो। सर एक बार रिपीट कीजिए सर प्लीज। सबसे पहले
दशा पढ़ें कि दशा क्या चल रही है। कोई भी चार्ट है, कोई भी लगन है, सब भूल जाओ, बट डिटेल्स आपने एंटर करी, चार्ट खोला, सबसे पहले दशा देखें कि दशा कौन से प्लैनेट की चल रही है। वो प्लैनेट फिर आइडेंटिफाई करें राशि चार्ट में कहाँ बैठे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आप एक ऑफशूट एक क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हो, या आप सीधा सीधा ये पूछो, हाँ जी आपका ये लगन है, ये राशि है, ये नक्षत्र है। वो वेरीफाई करेगा कि हाँ जी ये सही है, तो आप प्रोसीड करें कि आपकी लाइफ में इस भाव से रिलेटेड जो भी आपको सिग्निफिकेशन आती है समझ में, उस टाइम पे रैंडमली आप उससे रिलेटेड पूछें कि क्या आपकी लाइफ में इस प्रकार की कोई समस्या, कोई खुशी चल रही है क्या। खुशी इन सेंस ऑस्पिशियसनेस भी हो सकती है ना, कि कोई सर जल्दी। अब जैसे यहाँ पे D1 चार्ट है, तो सैटर्न की आपने बोला महादशा है, और सैटर्न हाँ जैसे 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो लाइक हाँ समथिंग रिलेटेड टू 6th हाउस शुड बी गोइंग ऑन इन नेटिव्स लाइफ, आप ये कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ बिल्कुल। ओके सर, गॉट इट सर। And और also दूसरी related चीज, to Venus, also हाँ related to the हाँ, अंतर्दशा। और दूसरी चीज, सैटर्न कहाँ का रूलिंग लॉर्ड है? लग्न। सर सेकंड लग्ना, हाउस एंड लगना। लग्ना बिकम सेल्फ। Second house is your bank balance. Second house is your family. So primarily लग्ना लॉर्ड हमेशा लग्ना को ज्यादा वेटेज देता है. So problem could be to the self. है ना? 6 से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें आ गई ना. So problem could be related to self. फैमिली में भी आ सकती है. हाँ सर, आई वाज गोइंग टू से। ठीक है. अभी फिर चल रही है वीनस, अंतरदशा है वीनस की. अब ये कहाँ का स्वामी है? 5th and 10th, 5th and 10th. योग कारक। 10th is your profession. अरे सर आप योग कारक को छोड़ दो, ये हमारी थ्योरी में अब योग कारक नहीं रहा, हम जहाँ पे जा रहे हैं. ठीक है. इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट, मतलब कहने का मतलब ये। हाँ, तो ये कहाँ बैठा है? 7वें में। 7वें में. प्रॉब्लम कुड बी रिलेटेड टू स्पाउस, प्रॉब्लम कुड बी रिलेटेड टू प्रोफेशन. हाँ गीता तो आई नहीं सफाई करने। रमा जी प्लीज कीजिए। म्यूट करें. अच्छा कोई बात, ठीक आ जा। सर शायद वो दूर है, समझ नहीं रही, सर आप कर दीजिए। यहाँ से होता नहीं है ना वो. अच्छा है, चलो कर दिया. तो वीनस से रिलेटेड, अभी वीनस 5th का है और 10th का है. तो 5th अगर आप बॉडी पार्ट्स में जाओगे, कुड बी रिलेटेड टू स्टमक एरिया. ठीक है. 10th हाउस में चले जाओगे, कुड बी रिलेटेड टू प्रोफेशन, कुड बी रिलेटेड टू नीज. 10th हाउस इज योर नीज, बॉडी पार्ट्स में अगर जाते हैं. 10th हाउस इज योर बैक. ठीक है. अब इन साइंस को इंटरप्रेट कर सकते हो. सेकेंड हाउस में, ये 5th हाउस में जो साइन है दैट इज टॉरस. टॉरस रूल्स ओवर योर माउथ, जहां से आप खाना खाते हो. 7th हाउस में ये जो लिब्रा साइन है, इट रूल्स ओवर योर प्राइवेट ऑर्गन्स, एब्डोमिनल रीजन. प्रॉब्लम कुड बी रिलेटेड टू दिस पार्ट. ठीक है. अब सैटर्न वीनस को D6 में देखो. छठे भाव में बैठा हुआ प्लैनेट षष्टांशा चार्ट में फिर से छठे भाव से संबंध बना रहा है. तो अगर हम डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में कहें, सैटर्न इज अ प्रोमिनेंट डिजीज गिवर फॉर दिस नेटिव. सैटर्न की दशा में जरूर कुछ ना कुछ रोग लगेगा. ठीक है. अब सैटर्न की दृष्टि बताएं, यहां से ये कहाँ देख रहा है?
8th, 12th एंड 3rd D1 में। 8th, 12th एंड 3rd, बिल्कुल सही। अब इसको यहाँ पे बताएं। वही सेम 8th, 12th एंड 8th, 12th एंड 3rd, ठीक है। सैटर्न का संबंध दोनों जगह 3rd हाउस से, 8th से और 12th से आ रहा है, ठीक है। मेरे पास जब ये चार्ट आया था कंसल्टेशन के लिए, तो मेरे से कहा गया था कि हार्ट से रिलेटेड बार बार पेन हो रहा है, जो कि 5th हाउस को आप अगर हार्ट सर्जरी के लिए देखते हैं तो 5th हाउस आता है उसमें, ठीक है। तो हार्ट से रिलेटेड बार बार कुछ पेन हो रहा है। अग्रवाल जी, गैस्ट्रो का पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। जी तो वो पेन चेकअप कराए काफी सारे, तो उसमें कुछ निकल नहीं रहा था, सिर्फ ये कि थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पर पेन क्यों हो रहा है वो नहीं पता चल रहा था। तो डॉक्टर ने फिर वही बोला कि थोड़ा गैस्ट्रो का हो सकता है, गैस माइट बी ट्रबलिंग यू। तो जब ये चार्ट मेरे पास आया था, मैंने एक चीज बोली थी कि ये पेन आपको गैस का नहीं है, ये पेन आपको हार्ट का भी नहीं है, ये पेन आपको शोल्डर में बनेगा। यू कैन कंसिडर इट एज अ रेफरल पेन। तो वो मेरे को बोले नहीं यार, मेरे हैंड, मेरे शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर आप थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ, मतलब देखो हफ्ता 10 दिन 15 दिन, फिर मुझे आप अपडेट कर देना, ठीक है। और मैंने ये भी बोला बाकी आप जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप उसको कंटिन्यू करें। मेरे प्रोडिक्शन के बेसिस पे आप अपना चीजें चेंज ना करें, क्योंकि मैटर यहाँ पे हार्ट रिलेटेड था। डॉक्टर की गाइडेंस हमेशा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आपके ये शोल्डर में आएगा, और ये नेक रीजन से स्टार्ट होके आपके शोल्डर में आएगा, और यहाँ के बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब ये क्यों कहा? सैटर्न की दृष्टि कहाँ कहाँ बताई आप लोगों ने? 8, 12, 3। 8, 12, 3। तो सैटर्न की दृष्टि 3rd हाउस पे आ रही है। 3rd हाउस इज योर, 3rd हाउस क्या है? बॉडी पार्ट का 3rd हाउस क्या है? हाँ, नेक। सर आर्म्स एंड शोल्डर्स। आर्म्स एंड शोल्डर्स, है ना? शोल्डर है सर, ये- शोल्डर। यहाँ नेक पे नहीं भी, आता इसमें, थ्रोट, नेक। हाँ ये भी आता है, राइट, नेक आता है ना? इधर भी 3rd हाउस को ऑपरेट कर रहा है सैटर्न अपनी दृष्टि से। यहाँ से सर 3rd शोल्डर लॉर्ड से को, नेक पे जाएगी, हाँ जी, शोल्डर से नेक पे जाएगी। नेक तो 2nd हाउस में भी आएगा, मुंह के पीछे का हिस्सा। नहीं वो 2nd हाउस तो सिर्फ और सिर्फ आपका फेस आ जाता है ना। 1st हाउस आपका हेड है, 2nd हाउस आपका फेस है, अच्छा। 3rd हाउस आपका ये फेस से नीचे का एरिया है, जो बॉडी को कनेक्ट कर रहा है ये शोल्डर से। 3rd लॉर्ड यहाँ पे अफ्लिक्टेड है सैटर्न से। 3rd हाउस अफ्लिक्टेड है। अब यहाँ देखो, थर्ड हाउस, 3rd लॉर्ड दोनों अफ्लिक्टेड है यहाँ पे भी सैटर्न से। थर्ड हाँ, लॉर्ड थर्ड लॉर्ड, वीनस, हाँ। 3rd लॉर्ड वीनस, Venus, 3rd हाउस दोनों, हाँ, दोनों तरफ आएगा। दोनों अफ्लिक्टेड है। हम्म। जो राशि चार्ट है उसका 3rd लॉर्ड अफ्लिक्टेड है ना? दशा थी शनि शुक्र की, D6 में शुक्र 8th और 3rd लॉर्ड भी है, ठीक है। तो जब मैंने ये प्रेडिक्शन दी, आई थिंक 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था,
इफ आई कैन रिमेम्बर इट करेक्टली, शायद 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था, दिस गाय गेट इन टच विद मी अगेन कि मेरे को बहुत सीवियर पेन है मेरे शोल्डर में। कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मेरे ये पीछे सर्वाइकल टाइप का कुछ, ये जो सर्विक्स होते हैं, तो वो सर्विक्स कह रहा हूँ, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइन में क्या बोलते हैं उसको, अरे नेक लाइन पे जॉइंट को क्या बोलते हैं, कोई तो याद दिला दो। बट एनीवेज Neck. चलो, तो सर्वाइकल उसके थोड़ा सा नेक से रिलेटेड, नेक से होते हुए थे उसके शोल्डर में पेन आ रहा था और बहुत सीवियर। तो एंड अल्टीमेटली जो भी डायग्नोसिस हुआ यही निकला कि उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको सारे का सारा पेन शोल्डर से ही रेफर हो रहा था, जो शायद उसको उस टाइम पे इतना महसूस नहीं हुआ पहले इनिशियल जो उसका चेकअप हुआ। आई डू नॉट नो वो क्यों नहीं हुआ, बट मेरा सीधा सीधा संबंध इन भावों से रिलेटेड और भावों के लॉर्ड से रिलेटेड था और दशा थी, है ना, साथ में ट्रांजिट। अभी ये 10th लॉर्ड है वीनस, और मैंने साथ में ये भी बोला कि आपको प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। आपकी कोई फीमेल बॉस है क्या, है ना, फीमेल बॉस क्यों कहा, सर वीनस इन 10th हाउस, राइट, है ना, सो हाँ, या मतलब साइन। हाँ, सो वीनस की अंतरदशा है और वीनस तुला राशि में है, यहाँ पे 10th लॉर्ड है। So the opposite person who might be troubling could be the female. अभी 7th हाउस आपके शत्रु का घर है, ऑपोजिशन हो जाता है ना, आपके बिल्कुल ऑपोजिट। तो 7th में वीनस बैठा है, 10th का लॉर्ड है। मैंने बोला आपको प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स आ रही होंगी बिकॉज ऑफ सम फीमेल बॉस। उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ उनकी मैनेजर इज अ फीमेल और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वो रिसेंट में ही चेंज हुई है, यानी कि कोई नया मैनेजर, पहले कोई और मैनेजर था, अभी नया मैनेजर आई है एंड दैट लेडी इज ट्रबलिंग, उसके साथ जेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सैटर्न वीनस अभी समझ गए। ठीक है। आप स्पॉन्टेनियसली बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, पर उसके लिए एक तो मेमोरी में चीजें बिठानी होंगी कारकास की, कि ये प्लैनेट क्या डिनोट करता है, साइन क्या डिनोट करता है ना, ट्रांजिट में कहाँ जा रहा है, तो जिस साइन में ट्रांजिट कर रहा है वो साइन क्या आपको सिग्निफिकेशन देता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये चीजें मेमोराइज होनी चाहिए टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सेकंड, आपकी इंट्यूटिव स्किल्स, आपके पास डिविनिटी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं, तो आप स्पॉन्टेनियसली वही चीज बोलोगे जो चीज चल रही होगी, मोर और लेस मोस्ट ऑफ द टाइम। दो एक्सेप्शन कुड बी देयर। एक्सेप्शन कब आएगा, व्हेन द नेटिव हु हैज कम फॉर कंसल्टेशन टू यू इज नॉट क्या बोलते हैं, is not meant to get good consultation from you, यानी कि वो प्रारब्ध कर्मा बंधन है वहां पे। अगर वो एसोसिएशन नहीं है तो आप कितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाओ, आप सही चीज नहीं पकड़ पाओगे उस टाइम पे। ठीक है, तो D6 का ये सिग्निफिकेशन इस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। 6, 8, 12 में देखो कौन कौन से प्लैनेट हैं, वो कहाँ कहाँ के रूलिंग लॉर्ड हैं,
और वो कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, दशा किसकी चल रही है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं D7 पे। लेकिन सर ये भी तो देखना होगा कि वो प्लेनेट आपस में कैसे बैठे हैं। अभी वही तो बताया, 6, 8, 12 में कौन कौन से प्लैनेट है, उनके लॉर्ड सर कहाँ बैठे हैं। जी जी एक्सेस तो आप देखोगे ही ना, वो कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, मेलेफिक एसोसिएटेड है, बेनिफिक एसोसिएटेड है। फिर आप उनका कंपैरिजन D1 से भी कर सकते हो, D1 में कहाँ बैठे हैं और यहाँ कहाँ बैठे हैं। तो जो 5th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस थी, जैसे हम हार्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए 5th हाउस बोलते हैं, है ना, तो आप 5th हाउस के सिग्निफिकेशंस वो ले सकते हो कि एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई। वो बोल रहा है कि भाई मेरे को हार्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, है ना, मेरे को बर्निंग सेंसेशन हो रही है, मेरे को पेन हो रहा है। उसने अपने कम से कम 5 to 7 टेस्ट कराए थे अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, बट उसमें कुछ भी उसका डायग्नोज नहीं हो पाया। एक्सेप्शन थी कि बस थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने बोला अपनी डाइट चेंज करो, पर उससे उसकी प्रॉब्लम पूरी नहीं हुई ना सॉल्व। फिर इसको जो मैंने रेमेडीज बताई थी उस टाइम पे, इसको उससे फर्क लगा और आई थिंक 3 to 4 मंथ्स इसको लगे थे रिकवरी में। बट लेट्स मूव टू सप्तांशा D7। D7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे जो पूछेंगे जी चाइल्ड बर्थ कब होगा, कैसा होगा, है ना, कब होगा, कैसा होगा, और लाइफ में क्या करेगा, जेंडर क्या है, वो आपसे लोग पूछने की कोशिश करेंगे। जेंडर के लिए तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई आपको आता हो, इतना भी अच्छा आता हो देखना, कोशिश ये करें कि आप उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी ना करें, स्पेशली व्हेन द क्वेरिस्ट इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मारा भी गया है इन द पास्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि हमें फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया आएगा आपके लिए कि जेंडर पूछ रहे हैं, आप बोल सकते हो कि दैट वी डू नॉट डिस्कस जेंडर इन एस्ट्रोलॉजी इन डिटेल। बस ये बोल दो कि सब अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। तो D7 इज वन ऑफ योर की चार्ट्स, जहां पे आपको फोकस करना होगा और इसको बहुत अच्छे से सीखना होगा। एंड आई होप आप सबको आता तो है ही, इट्स मोर अबाउट फाइन ट्यूनिंग इट। तो D7 में आप क्या क्या देखोगे, 5th हाउस, 5th लॉर्ड एंड जुपिटर ऑफ D1, यानी कि D1 का 5th हाउस, 5th लॉर्ड, ये D7 में कहाँ गए, कैसे बैठे हैं। 5th हाउस से मेरा मतलब है 5th हाउस में जो D1 में जो साइन है वो साइन D7 में कहाँ गया। 5th लॉर्ड D7 में कहाँ गया, जुपिटर D7 में कहाँ गया। इनको इंडिपेंडेंटली D1 में भी देखना है आपको। फिर साथ में आप देखोगे लग्ना लॉर्ड ऑफ D7, ठीक है। लग्ना लॉर्ड ऑफ D7 if it is well aspected by benefics or by its own lord, यानी कि वो strong होना चाहिए। if the lagna lord of D7 is strong and Jupiter is well placed,
then it is indicative of a male progeny. However, if there is severe affliction to these parameters, then in general it may deny the child, or the child born will be female. Lagna Lord of D7, if it is weak and afflicted, the children born of the native would be engaged in bad karmas. बैड कर्मास से मेरा यहाँ पे रेफरेंस है कि उस बच्चे को सफरिंग होगी, उसको भी सफरिंग होगी और उसकी वजह से लोगों को सफरिंग होगी. वहीं if the Lagna Lord is strong and associated with benefit, overall the native will be enjoying life because of the child. यानी कि बच्चे का सुख अच्छे से मिलेगा. If Lagna Lord of D7 is a male planet, it is indicative of a male progeny. वहीं फीमेल प्लैनेट होगा तो फीमेल प्रोजेनी. If in D7 fifth house, fifth lord are afflicted by Mars. मार्स खुद से फिफ्थ लॉर्ड है तो नहीं है ये, अगर मार्स फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड को आस्पेक्ट कर रहा है तब है. आस्पेक्ट कर रहा है, उनके साथ कंजंक्ट है, इट इज इंडिकेटिव ऑफ एबॉर्शन. लग्न लॉर्ड एसोसिएटेड विद बेनिफिक्स, तो उसको जैसे अभी मैंने बताया, द प्रोजनी विल बी ऑफ गुड नेचर, गुड कंडक्ट, है ना, गिविंग हैप्पीनेस टू द नेटिव. तो इसको बोलते हैं शुभ आचरण युक्त, शुभ आचरण युक्त प्रोजनी. वहीं मेलेफिक एसोसिएट करेगा तो उसको बोलते हैं नीच कर्मा प्रोजनी. लग्न लॉर्ड if it goes to the 6 and 12 houses in D7 chart, लग्न लॉर्ड ऑफ D7 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. If it is unafflicted and placed in 6 and 12 houses, यानी कि उसको और कोई मेलेफिक ना देखता हो, then the chances of having a progeny becomes lesser. पर होने की फिर भी कैपेबिलिटी रहती है. बट इफ इट इज मेलेफिकली aspected, then it may deny the children. होंगे तो भी प्रॉब्लम है, होंगे जैसे कई आप देखोगे कई कपल्स में बच्चे हो के काफी जल्दी जल्दी डेथ हो जाती है ना, 2-2 3-3 बच्चों की डेथ होती है. Lagna, if it is associated with benefit, the progeny or the childbirth may take place soon after marriage. Moon, Mars और Venus
If they all are in dual sign, they indicate that the children will be born in the first half of life. अब ये जो first half of life है, ये है मैरिज वाली, जो अभी जैसे मैरिज का लेट से किसी एक आप एवरेज एज निकाल लें मैरिज की लॉन्जिविटी 40 से 50 साल है ना, तो उसके 3 डिवीजन कर लीजिए। तो फर्स्ट फेज में वो आ जाएगा कि फर्स्ट हाफ, मतलब उसके 2 डिवीजन कर लो, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ में बच्चे हो जाएंगे। अब इसमें भी दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, 50 साल तो लेट्स से एक लॉन्जिविटी है मैरिज की, बट अगर किसी ने 30 साल की एज में शादी करी किसी फीमेल ने, तो 80 साल तक की एज में तो वो बर्थ नहीं दे सकती ना, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक हमें नेचर भी देखना है, बायोलॉजिकल क्लॉक। सो अ लेडी इज एट मैक्स इज एबल टू प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस बाय द एज ऑफ 47 और 48, 45 आई थिंक है। 45 में भी डॉक्टर्स काफी मना करते हैं, नहीं करना चाहिए 45 48, बट जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, मेनोपॉज होता है, उसके बाद प्रोजनी कैन नॉट टेक प्लेस। तो आप अब इनको लेके चलो, जैसे सपोज करो किसी लेडी ने, किसी फीमेल ने 20 साल की एज में शादी कर ली, तो आप 45 48 जो भी आप एक एवरेज वो मैक्सिमम एज रखते हो टू रिप्रोड्यूस, तो आप इसके डिवीजन करिए कि 20 साल में शादी करिए, 20वें साल में, तो उसके पास लेट से 28 साल बचते हैं, तो 28 को हाफ में डिवाइड करिए, इट विल गिव यू 14 ईयर्स, है ना। तो 20 से 34 साल की एज में बच्चे हो सकते हैं, या फिर 34 के बाद होंगे। If Mars, Moon and Venus occupy Sagittarius sign in D7 chart, it can deny children. ठीक है, ये यहाँ पे कोडल नेम्स इनको बोला गया। कोडल नेम्स राव सर ने अपनी बुक में और अपनी क्लास में इनको कोडल नेम्स करके ही बताया, है ना। बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें सेम फॉर्मेट में ही चीजें लिखी हैं। तो ये आप इसको इंटरप्रेट जब करोगे तो ये क्या है, शर, शर पढ़िए, खर पढ़िए, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो इट इज, इनका नेचर इन्हीं के जैसा है, इनका नेचर इन्हीं के जैसा है, जो भी नाम है इनका नेचर इन्हीं के जैसा है। तो जो ऑड साइन है उसमें ये ऑर्डर डायरेक्ट रहता है, जो इवन साइन है उसमें ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। एक प्लैनेट, एक सप्तांशा कितने डिग्री की होती है? 4 डिग्री 17 मिनट, उसमें कुछ सेकंड भी आएंगे वैसे। हाँ, तो 4 डिग्री 17 मिनट, है ना। तो लेट से एरीज में कोई प्लैनेट विद इन 0 to 4 डिग्री 17 आर्क मिनट्स का है, तो उसको हम बोलेंगे दैट द प्लैनेट इज इन शर सप्तांशा, शर सप्तांशा। If the planet is in the second saptamsha, we will say the planet is in Shira saptamsha, Shira. Third Dadhi, fourth Ajayam, fifth Ikshu, sixth Madha, seventh Shuddhjal.
सर ये D7 में देखना है ना, मतलब जो नहीं, ये तो आप D1 से ही आइडेंटिफाई करोगे ना। D1 से, अच्छा ठीक। हाँ, ये तो आप D1 से आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, डिग्री वाइज आप देख रहे हो ना। हाँ ठीक है। आ रहा हूँ अभी, एक सेकंड लगा। अब जैसे 5th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है दैट इज सैटर्न। सैटर्न हैज गॉन टू एन ऑड साइन। ठीक है, ऑड साइन में इट इज विद इन 0 to 4 डिग्री 17 मिनट, उसके बीच में ही है, 3 डिग्री 17 मिनट्स का है। तो हम इसको बोलेंगे सैटर्न इज इन शर सप्तांश। राइट, क्लियर है ये? तो शर का मतलब क्या है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है दैट इट इज मोर लाइक अ सॉल्ट। जैसे आप सेंधा नमक कह लेते हो, उसका टेक्सचर जो है, उसका जो स्वाद है दैट इज शर। सो इफ एनी प्लैनेट is in Shar Saptamsha under the dasha of that ruling planet, one may have harsh experiences related to progeny। अगर हम चाइल्ड बर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, हार्श और थोड़ा सा रफ रूड बच्चे जैसे एट टाइम्स बहुत रूडली बिहेव करते हैं। जैसे आप देखोगे शुरू के 10 साल 15 साल बच्चा बहुत अच्छा माँ बाप का टेक केयर करता था, बातें सुनता था, है ना, बट ऑल ऑफ अ सडन बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। फिर कहते हैं बच्चा हाथ से निकल गया, बच्चा पलट के जवाब दे रहा है, बच्चा ओबे नहीं कर रहा है अपने पेरेंट्स को। सो यू मे फाइंड कि जिसकी दशा चल रही है वो शर सप्तांश में है। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। फिर आता है शीरा। शीरा इज मिल्क। तो शीरा की डिवीजन में कोई भी प्लैनेट होगा, द पर्सन विल गेट हैप्पीनेस बाय सर्विंग फैमिली मेंबर्स थ्रू वर्शिप, बाय चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, है ना। पर if it is afflicted, the person may क्या कहते हैं, get involved in a circle of bad elements। जिसको हम बोलते हैं दूध फट जाता है ना, दूध में अगर नींबू डाल दो तो फट जाएगा। यस सर। फिर आता है दधी। दधी इज आप इसको दही से इंटरप्रेट कर सकते हो, एक सॉलिड स्टेट में मिल्क का जो फॉर्म है। सो इट शोज एक क्या
क्या बोलते हैं, एक सेटल्ड, एक ठहराव को क्या बोलेंगे हम, स्टेडीनेस इन लाइफ, है ना। तो उस प्लैनेट की जब भी दशा चल रही होगी तो प्रोजनी के कॉन्टेक्स्ट में एक स्थिरता आएगी, और द प्रोजनी विल बी ऑफ वेरी गुड कैरेक्टर, एक ठहराव के साथ, है ना, एक राइटियस पाथ पे चलेगा। where the person or the child may get involved in some kind of spiritual practices, trying to understand oneself कि मेरा पर्पस क्या है, so exploring the inner soul, exploring the inner self। फिर आता है अजयम। अजयम इज दही के बाद क्या निकलता है, मक्खन मक्खन मक्खन। so that is अजयम। इट इज और ये क्या कहते हैं, मक्खन कैसे निकलता है दही से, दही को मथ के। तो सेम वे काफी साधना के बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना। बटर वाली एक वो स्टेज है ये मक्खन वाली, कि मक्खन निकालने से पहले एक तरीके से तपस्या करनी पड़ती है। तो जब मक्खन निकला, इट इज अ बेनिफिशियल और आई वुड से एक प्रॉस्पेरस स्टेज है, जहां पे द पर्सन और द नेटिव may find himself being separated from the materialistic world। फिर आता है इक्शु। इक्शु इज शुगर केन। यहाँ पे इफ एनी प्लैनेट इज इन इक्शु सप्तांशा और उसकी दशा चल रही होगी, सो द पर्सन विल बी वेरी पोलाइट एंड स्वीट इन नेचर उस टाइम पे, एंड will be more like helpful to others, overall self satisfied and contented in life, where the person enjoys the natural bliss, है ना, कि भाई जो एक लाइफ का एक कोर एसेंस है वहां पे इंसान उसको समझ के उसको एंजॉय करता है। तो दैट इज दैट स्टेट। फिर आता है शुद्ध जल, नहीं फिर आता है मध्य, मधा। सो इट इज, मधा इज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, जिसको आप आज के टाइम में बोलोगे एल्कोहलिक। तो जब नशा, जो भी whosoever enjoys alcohol or different types of ये ड्रग्स आप कह सकते हो, तो किसी भी तरीके का जो भी नशा करते हैं, दे फील वेरी, उनका वो जो स्टेट होता है, जैसे आप किसी साधु से पूछो जो शिव के नाम की वो क्या स्मोक करते हैं, वो क्या बोलते हैं तो, चरस गांजा भांग नहीं 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 नहीं, स्मोक करते हैं वो, उसको कुछ बोलते हैं, चिलम। जो शिव के नाम की चिलम फूकते हैं, उनसे उनका स्टेट पूछो जिस टाइम पे वो फूकते हैं। तो इट इज मोर लाइक इंजॉइंग द नेचुरल ब्लिस, वो एक डिवाइन स्टेट टाइप से उसको आप देख सकते हो। दो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये काफी मेलिफाइड हो गई है, लोग पी के सड़कों पे पड़े रहते हैं, बट अगर आप डिविनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, द पर्सन enjoys more bliss, क्योंकि उसको फिर अपने सराउंडिंग्स का कोई भी आइडिया नहीं रहता, है ना। मदमस्त एक आप उसको बोल सकते हो।
वो डिविनिटी में भी ऐसे मस्ती होती है और एक मेटरलिस्टिक लाइफ में भी होती है। तो जो मेटरलिस्टिक लाइफ में होती है जनरली वो लोग तो फिर सड़कों पे ही पड़े रहते हैं। सो मधा इज दैट काइंड ऑफ सिग्निफिकेशन। फिर आता है शुद्ध जल। शुद्ध जल इज प्योर वाटर और होली वाटर आप बोल सकते हो। तो ये सारी इसमें इनके कोडल नेम्स हैं हर सप्तांशा के। अभी जो भी प्लैनेट इन सप्तांशा में होगा उससे रिलेटेड आपको, उस कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सर वो वाली एक बार स्लाइड दिखा दीजिए दोबारा। एक टेंथ की तैयारी क्या चीज? डायरेक्ट ऑर्डर जो है ऑड साइन के लिए है, रिवर्स ऑर्डर जो है इवन साइन के लिए है। लेट्स सपोज ऑड साइन ऑफ लगना ऑफ D7। हाँ जी, राशि चार्ट से ही निकालोगे ना आप ये। अच्छा राशि चार्ट का, अच्छा राशि चार्ट के चार्ट में डिग्रीज देख के आप आइडेंटिफाई करोगे ना। ठीक है। सपोज राशि चार्ट में एरीज साइन में कोई भी प्लैनेट की आप बात करें, सपोज करिए वो 26 डिग्री पे है, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे दैट प्लैनेट इज इन शुद्ध जल सप्तांशा। वहीं इवन साइन में अगर वो प्लैनेट उस पे होगा 26 डिग्री का, तो आप उसको बोलोगे शर सप्तांशा है। कोई भी प्लैनेट इन ऑड साइन इन विद इन 0 to 4 डिग्री 17 मिनट, तो आप उसको बोलोगे शर सप्तांशा में है। वहीं इवन साइन में होगा उतनी डिग्री पे, तो आप बोलोगे शुद्ध जल सप्तांशा में। और इसी से रिलेटेड आपको बच्चों का सुख, बच्चों से सुख, बच्चों का सुख इंटरप्रेट करना है। सो द मोर प्रॉब्लमेटिक्स आर शर एंड मधा। मधा आज के टाइम में जैसे जो हम इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं एल्कोहलिक नेचर की, एब्यूजिव नेचर बन जाता है जनरली, तो मधा वो स्टेट आप उसको डिफाइन कर सकते हो। इवन दो इसका जो रियल इंटरप्रिटेशन है दैट इज मोर डिविनिटी ओरिएंटेड, मदमस्त है ना। जैसे जो आप कृष्णा के भक्त देखो, वो कितना एक जुनून, एक आप उसको बोल सकते हो कृष्ण का ही नशा होता है उन्हें। जब भी कृष्ण के भजन चलेंगे, कहीं इस्कॉन में जाओगे तो वो कहीं पे भी कृष्ण के नाम का अपना डांस करते हैं, ढोल कीर्तन करते हैं, है ना। तो वो एक उनकी मस्ती है, वो उनका एक नशा है। सो मधा का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन उस तरीके का है, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको एल्कोहलिक नेचर लेके देख सकते हो। अब मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखा रहा हूं पहले। जैसे ये डोनाल्ड ट्रम्प का चार्ट है। 5th लॉर्ड कहां गया? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में कितनी डिग्री पे है? 24 में। हाँ नहीं, नाउ आपको 9 देखना है या 6 देखना है? नहीं सर, लॉर्ड देखोगे ना, 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड। हाँ नहीं, ऑड इवन के हिसाब से। हाँ तो अब देखोगे ना, 5th हाउस का आपने रूलिंग लॉर्ड देखा, वो कहाँ बैठा है, किस साइन में बैठा है? वो विर्गो में, इवन साइन में। इवन साइन में। कौन सा सप्तांश है ये? 5th हो गया ये हाँ 6। 5th नहीं होगा सर, 6th होगा। 6th हो गया, छठा वाला।
हाँ, 24 ईवन है साइन सर। में 6 सप्तांशा कौन सा हुआ? इवन साइड में 6 हुआ शीरा। शीरा। शीरा कौन सा स्टेट है? शीरा मिल्क है वैसे तो। हाँ, तो ओवरऑल आप उसको कह सकते हो कि गुड प्रोजनी, हैप्पीनेस फ्रॉम प्रोजनी। ठीक है, इसके सर टोटल नेम जो लेने हैं वो 5th फ्लोर के बेस पे लेने हैं। सर बच्चे के लिए इंटरप्रिटेशन तो आप 5th की करोगे ना मेन। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 5th फ्लोर को लेना। हाँ, या तो 5th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, अच्छा उसका भी ले सकते हैं। उसको भी लोगे क्योंकि वो डोमिनेट करेगा। अच्छा, किसी भी भाव में कोई भी प्लैनेट बैठेगा वो उस भाव को डोमिनेट करेगा। अभी सपोज करिए 5th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है और उसकी दशा चल रही है, तो वो बच्चे होते हैं ना उसकी दशा में। तो इसका पर मतलब ना वो लकी टू हैव चिल्ड्रन। हाँ, तो इसके बच्चे अच्छे हैं, इसके हिसाब से कामयाब है ना। इनफैक्ट इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी सैटर्न इज इन्फ्लुएंसिंग, तो एक मेलेफिक एस्पेक्ट भी आ रहा है। तो कम अच्छे हो गए। इसके लिए शायद अच्छे होंगे, लेकिन ओवरऑल उनकी लाइफ में ट्रबल आ जाएगा। दे माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सम बैड एलिमेंट्स। मतलब इसका खर्चा कराएंगे या थोड़ा सा बैड रेपुटेशन अर्न कर सकते हैं। हाँ, इनकी वजह से बैड रेपुटेशन हो सकती है। हाँ, ठीक है। अभी ये एक चार्ट अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया। 5th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो कौन है? सैटर्न है। हाँ, सैटर्न कौन सी सप्तांशा में है? ये तो पहली वाली में है, लियो में, फर्स्ट वन। हाँ, कौन सा है ये? और साइन है ना। द पर्सन मे हैव सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ प्रोजनी। चिल्ड्रन के साथ एक अच्छा संबंध नहीं रहेगा। राइट। एक लव अफेक्शन जो एक पेरेंट डिजायर करता है अपने बच्चे से, वो नहीं मिलेगा। एक रफ एटीट्यूड मिलेगा, अनकेयरिंग नेचर मिलेगा। दिस पर्सन वॉज किल्ड बाय हिज ओन सन। लेकिन ये जो 5th लॉर्ड है, ये तो अपने हाँ, अपने घर को थोड़ा बढ़ाएगा ना। तो सर बच्चा हो गया ना। इवन दो इट इज मेलेफिक प्लैनेट, बट अपने घर को देख रहा है तो घर को तो बेटर कर देगा। तो बेटर कर तो दिया, बच्चा दिया ना। आप ये देखो, सैटर्न एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो सैटर्न की दृष्टि है 5th हाउस पे, मार्स की दृष्टि है, राहु भी साथ में आ गया। जुपिटर अफ्लिक्टेड है, लग्न अफ्लिक्टेड है। हाँ, तो बच्चे का प्रॉमिस पोटेंशियल कितना है इस चार्ट में? तो इसका जो 5th हाउस है, दैट इज एस्पेक्टेड बाय ओन लॉर्ड सैटर्न एंड बाय जुपिटर एंड बाय मार्स। तो जुपिटर का जो एस्पेक्ट है, वो तो पॉजिटिव ही कंसीडर होगा ना, नेचुरल। तो पहले तो जुपिटर तो पहले अफ्लिक्टेड है। जुपिटर 6th लॉर्ड है।
जुपिटर थर्ड लॉर्ड है, ठीक है। एज ए कार का आप उसको देखते हो, एज ए उसका ग्रेस जो है डिवाइन ग्रेस है, जो भी उसका एस्पेक्ट है, बट वो मेलेफिक हाउसेस को लेके चल रहा है। पांचवें घर के लिए अच्छा है, पांचवें घर के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रोजेनी अच्छा है, बट इट इज नॉट ऑस्पिशियस। प्रोजेनी देने तक के लिए तो अच्छा है शायद, बट वो बच्चा कैसा होगा, उसके साथ कितनी मधुरता वाले संबंध होंगे, वहां प्रॉब्लम है। इसका वो एक्चुअली सैटर्न मार्स राहु तीनों, राहु उसके साथ लग गया मार्स के, तो वो भी खराब हो गया ना। हाँ, तो सारे ही आ गए इसके ऊपर, है ना। पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ लॉर्ड की इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। फिफ्थ लॉर्ड इज इन ऑड साइन इन फर्स्ट सप्तांशा, इंडिकेटिंग uneasy relationship with the child. In D7 ये कितने लोग आप कंप्यूटर पे हो? मोबाइल पे कौन कौन है? सर मैं मोबाइल पे हूँ। मोबाइल पे आपको D7 नहीं दिख रहा होगा? सर दिखाई दे रहा है, जूम करके मुझे दिखाई दे रहा है सर। अच्छा ठीक है फिर। हाँ, तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न लगन है, यही सैटर्न 10th एस्पेक्ट से 5th हाउस को फिर इन्फ्लुएंस कर रहा है, 5th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट बैठा है। यस सर। The native was killed by his own son. मारेगा तो तभी ना जब संबंध अच्छे नहीं होंगे, या एक अगर चलो सपोज करो बातचीत भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी केयर नहीं करेगा, उनके लिए सोचता नहीं है, तभी तो मारेगा। Considering them as a liability rather than a responsibility. एक ये चार्ट है, इसको देखें। 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड कौन है? सन है। कहाँ गया? 10th हाउस में। 10th हाउस में। कौन सा साइन है? साइन और साइन इवन साइन है। उसकी सन। हाँ, सन कहाँ बैठा? इवन साइन में बैठा ना। हाँ, इवन साइन ही बैठा है। 7th सब उसमें सप्तांश में चला गया। तो वो कौन सी हुई? हेलो, फिर वो कौन सी हुई? 7th सप्तांशा का नाम क्या है? 7th सप्तांश का नाम शुद्ध जल। इवन है तो शार हो गया। हाँ, शार। शुद्ध जल नहीं होगा, शुद्ध जल ऑड में होएगा, ऑड में हुए तो शार सप्तांशा हो गया। The native may have problems with children. एक अनईजी रिलेशनशिप, एक कुछ ना कुछ उससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में। वहां पे साथ में राहु भी आ गया। यस सर। सो ये आपने अभी बताया था कि गुड कर्मा एसोसिएशन और बैड कर्मा से, बैड कर्मा प्रोजेनी, गुड कर्मा प्रोजेनी, सर अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले आपने। हाँ। यही चीज के भाई मेलेफिक प्लैनेट से एसोसिएटेड है कि बेनिफिक्स हैं, तो इससे देखना। अब D7 में देखो, D7 का लगना कौन है? लगना लॉर्ड लियो सन। सन एसोसिएटेड विद मेलेफिक्स, केतु, सैटर्न एंड इन 6th हाउस। मार्स भी है।
हाँ मार्स जी इज सर, एस्पेक्ट। मार्स का 8th आस्पेक्ट, एस्पेक्ट हाँ हाँ है, जी 8th सर, एस्पेक्ट है। आस्पेक्ट कर रहा है। इस नेटिव का बच्चा वाज, यू कैन से, एक एबनॉर्मल चाइल्ड था, ऐसा कह सकते हो आप उसको, फिजिकल डिसेबिलिटी थी उसको। एंड दिस पर्सन किल्ड हर ओन चाइल्ड। और बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, D7 इज अ प्रॉमिस फॉर अ बर्थ, और उसके बाद की चीजें भी देख रहे हैं, मतलब बहुत सर चीजें हम अच्छा ये हो रही देख रहे हैं जो कोडल नेम्स मैंने बताए, उसके बेसिस पे आप बच्चों का बिहेवियर पैटर्न, बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप कैसी है, बच्चे आपको क्या दे सकते हैं लाइफ में। जो अभी जो हमने केस डिस्कस किया, इसका हमने कोडल नेम पे निकाला नहीं अभी। सर अभी तो निकाला ना, ये कौन सा उसमें ये सप्तांशा तो में? अच्छा, इसी का D7 में भी इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, ये शर सप्तांशा ले लिया ना आपने, करेक्ट करेक्ट। तो शर का इंटरप्रिटेशन एक अनइजी रिलेशनशिप मैंने हाँ बोला, जी, हाँ जी। ठीक है। अब कमलप्रीत जी ने बोला नीच कर्मा वाली जो बच्चों की बात बताई, प्रोजनी रिलेटेड टू नीच कर्मा, है ना, तो उसका रूल क्या है? लग्न लॉर्ड अफ्लिक्टेड, मतलब हैविली अफ्लिक्टेड। तो D7 का लग्न लॉर्ड कौन है? सन, कनेक्टेड विद सैटर्न, केतु, मार्स एंड 12th लॉर्ड मून, सर प्लेस्ड इन अ बैड इसमें भावा। इसमें जुपिटर जो है, जुपिटर इज द 5th लॉर्ड इन सप्तांशा एंड एस्पेक्टिंग 5th 9th, तो बहुत ही अच्छा हो गया ये तो। सर मैं भी एग्जैक्टली यही पूछने लगी थी कि हम D7 में 5th हाउस का लॉर्ड को नहीं देख रहे हैं, वो जुपिटर है, एस्पेक्ट कर रहा है, तो कुछ यहाँ पे रिलीफ नहीं देगा। तो रिलीफ ये दे रहा है ना भाई कि बच्चा दे रहा है। ओके, इट इज मोर मतलब कंसर्न विद द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द चिल्ड्रन। ये पर रिलीफ हो गया बच्चे कि से बच्चा सुख है कि दिया। नहीं है वो देखना है ना, बच्चे का सुख है, बच्चे का सुख है, पर बट बच्चे से सुख है कि नथिंग। नहीं है वो देखो ना। ठीक है, बच्चे से सुख है वो उसमें आएगा, शारा फारक, वो शारा और वो सब। हाँ, और किस तरीके का सुख है? समझ में आया? आ गया। सर बट 5th लॉर्ड को भी तो देखना चाहिए सर D7 में। तो 5th लॉर्ड को पहले हमने यहाँ देख लिया ना, D1 का। वो बच्चा प्राइम होने तक है। सिग्निफिकेटर बच्चे के लिए कौन बनेगा? नहीं सर, 5th लॉर्ड इन D7 इज नॉट ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। नहीं, इट इज ऑफ इम्पोर्टेंस, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर यहाँ से आप इसकी डिवीजन कैसे लोगे? अच्छा, या तो फिर हम लोगों को सिर्फ ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पे 5th लॉर्ड कौन बन रहा है, जुपिटर, और फिर वापस जाएं D1 में और देखें कि वो कौन नहीं से नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। उसमें जुपिटर प्राइम कौन इम्पोर्टेंस से। तो यही बनेगा, ये राशि चार्ट का। अच्छा ओके सर, गॉट इट सर। सर कई बार क्या होता है, 2 या 3 बच्चे होते हैं, एक पेयरिंग होता है और एक नहीं होता है, उस केस में फिर कैसे इसको मॉडिफाई करें? सर सबसे पहले बच्चे चाहे 10 हो जाएं किसी के, 5th हाउस 5th लॉर्ड विल ऑलवेज बी द की। ठीक है। ओवरऑल बच्चों से सुख इज डिनोटेड बाय द 5th लॉर्ड ठीक है। इन 5th हाउस, चाहे बच्चे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो। सर बट हम जैसे एक केस मैंने देखा है कि जैसे 3 लड़के हैं, तो उसमें से सिर्फ सबसे छोटा इज टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स और बाकी तो कुछ लेना देना ही नहीं रखते, तो ये ऐसा कहाँ से चेक करेंगे फिर? आप ये देखो 5th हाउस को कितने प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 5th हाउस 5th लॉर्ड को सबसे पहले इन D1। हाँ, ठीक है। ओवरऑल अगर बेनिफिक एसोसिएशन है तो एक ना एक सही हो जाएगा, या ये कह लो बच्चा थोड़ा बहुत गलत चलेगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा, है ना, अगर बेनिफिक एसोसिएशन है साथ में।
फिर आप जब इंडिविजुअल चाइल्ड पे आते हो तब आपको हाउसेस जंप करने हैं। जैसे फर्स्ट चाइल्ड 5th हाउस, सेकंड चाइल्ड 7th हाउस, थर्ड चाइल्ड 9th हाउस, फोर्थ चाइल्ड 11th हाउस। 11th हाउस। ऐसे आप 3-3 हाउस करके जंप करते हो। अभी सपोज करिए थर्ड चाइल्ड इज टेकिंग केयर, तो आप 9th हाउस को देखो, 9th लॉर्ड को देखो और उसका एसोसिएशन 5th हाउस 5th लॉर्ड से देखो। क्या 9th हाउस 9th लॉर्ड का एसोसिएशन 5th हाउस 5th लॉर्ड के साथ उनके चार्ट में आ रहा है? और 9th लॉर्ड को हम फिर D7 में देखें कि हाँ बेनिफिट से एसोसिएशन होगा ही होगा। हाँ। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये 9th लॉर्ड जो है D1 में ही देखना है हमको ना? हाँ जी, D1 में ही देखो, पहले प्राइमरीली D1 देखिए। D7 में तो आप नैरो डाउन करोगे, होलिस्टिक पिक्चर आपको D1 दिखाएगा। ठीक है, अभी D7 में आगे और भी चीजें बताऊंगा, पर आज की क्लास अब एंड करते हैं, यही 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, मैं अभी इसमें, हाँ जी। हाँ सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, वो एक्चुअली कल क्लास नहीं थी उसके रिगार्डिंग ही, अगर हाँ अभी जी, पूछ सको तो। हाँ जी बोले। वो ये पूछना है कि मैच मेकिंग जैसे हम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? उसमें जैसे बताया कि नाड़ी के हिसाब से 180 108वां या एक मैच मेकिंग कर रही थी, मैं मैच मेकिंग हाँ कर रही थी। हेलो सर, हाँ जी, आवाज आ बोले रही है बोले। मेरी? हाँ जी आ रही है। हेलो, हाँ जी आ रही है, आप बोले। अब आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी आ रही है, आ रही है, बोले आप। आपको आवाज आ रही है सर मेरी? मैं हाँ बोल हाँ, तो रहा मैं हूँ, आप ये बोले। कह रही हूँ कि हाँ। मैच मेकिंग कर रही थी मैं किसी की। हम्म। अच्छा, मैच मेकिंग, हाँ मैच मेकिंग कर रही थी। तो उसमें जो है, एक तो ये पूछना था कि अगर सेम नक्षत्र हो जैसे, ठीक है ना, ये एक, हाँ मैं तो बोल रही हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? मैं तो बोल नहीं, रही हूँ। सर को हेलो, लैग कर रही है, बाद में सुनाई दे रही है, आई सपोज। ओके ओके, मैं एक्चुअली फोन पे हूँ ना, कहीं बाहर हूँ तो बीच में इसलिए लगा रखा है मैंने। मैं ये कह रही हूँ कि जो है किसी का मैच मेकिंग कर रही थी, यही साइड में रुकना एक बारी, है ना। मैच मेकिंग कर रही थी तो उसके अंदर क्या है कि दोनों का ज्येष्ठा नक्षत्र था, और एक का ज्येष्ठा 3 है और एक का ज्येष्ठा 2 है। तो उस हिसाब से जो है 108वां नक्षत्र पड़ गया ना। तो वो नक्षत्र नहीं, 108वीं नवांशा। नक्षत्र सर, उसका नहीं, लड़के जैसे लड़के नक्षत्र का नहीं, ज्येष्ठा। नवांशा। 108वीं नवांशा बोलोगे ना आप। नक्षत्र ज्येष्ठा है, एक का दूसरा चरण साइड में है, एक रोक का ले। तीसरा चरण है। हाँ जी, एक हाँ का सर, दूसरा ऐसे है, तो एक का तीसरा। शादी हाँ हो हाँ, सकती है। तो उसमें शादी हो सकती है, क्योंकि नाड़ी के हिसाब से जब पढ़ा था पहले भी, या मतलब कि 108वां नहीं होना चाहिए, मतलब या 88वां नहीं होना चाहिए, तो ये तो 108वां पड़ जाएगा ना उसका। अगर आप नाड़ी दोष देखोगे तो नाड़ी दोष का कैंसलेशन है ये। हाँ, नाड़ी दोष नहीं है, अच्छा नाड़ी दोष है उसके अंदर, तो इसका नहीं नहीं, कैंसिलेशन हो गया। कैंसलेशन हो गया, क्योंकि दोनों के चरण अलग हो गए नक्षत्र के। सेम नक्षत्र बट डिफरेंट हाँ चरण। हाँ, तो उनका नाड़ी दोष जो हो रहा है, एक्चुअली नाड़ी दोष के 0 पॉइंट्स है, तो वो कैंसिलेशन हो गया वो कैंसलेशन हो गया। अब उसमें ओके। दो तरीके से वैल्यूएशन होता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर हाफ मार्क्स अलॉट करते हैं जब ऐसे कैंसलेशन होता है, कुछ एस्ट्रोलॉजर फुल मार्क्स अलॉट कर देते हैं। तो नाड़ी के लिए 8 मार्क्स आर अलॉटेड, है ना। तो या तो आप 8 रखोगे या 4 रखोगे, ये आपके अपने डिस्कशन पे है कि आप कितने देना चाहते हो। इन जनरल जो वैसे क्लासिक कहता है, मेजोरिटी में 8 के 8 मार्क्स पूरे अलॉट हो जाते हैं जब कैंसिलेशन होता है। ओके, ठीक है, पर ये कैंसिलेशन इज नॉट ऑस्पिशियस, बिकॉज इट इज, यानी एक नेटिव का जो चरण पड़ रहा है, दैट इज 108th नवांशा फ्रॉम द सेकंड वन। यानी जिसका भी तीसरा चरण है, जिस भी नेटिव का नक्षत्र का तीसरा चरण है, वो उससे दूसरे वाले का 108वां नवांशा है।
जी बिल्कुल, हाँ, लड़के का तीसरा है, लड़की का दूसरा है। किसी का भी कोई सा भी हो, हम्म, एनिमिटी डेवलप होएगी तो नुकसान दोनों को ही होता है ना। हम्म। तो इसलिए इट इज इनऑस्पिशियस। सर सेम नक्षत्र होगा तो ऐसे ही तो बहुत चांसेस बनेंगे कि ऐसे ही ये फॉलो 108, मतलब चरण अगर डिफरेंट हो जाता है, सेम आगे पीछे नक्षत्र आगे में ही पीछे। नहीं, नक्षत्र डिफरेंट हो जाए तब भी ये पॉसिबिलिटी है ना। हाँ जी, हाँ जी सर, भरणी लाइक का चौथा और कृतिका का पहला। हाँ हाँ सर, सर मतलब इसमें तो बहुत ही ज्यादा है ना कि अगर दो सेम नक्षत्र में दोनों इकट्ठा चरण आते हैं, सेकंड थर्ड, तो वो तो फिर काउंटिंग तो बनेगी 108 हमेशा, है ना। हाँ सर हाँ तो जी। सर इसका मतलब लास्ट कंक्लूडिंग लाइन इज कि ये जो मैच मेकिंग है ये नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, 108 भी नवांशा इज टू बी अवॉइडेड। मतलब नाड़ी दोष भले कैंसिलेशन हो रहा हो, पॉइंट शायद 30% मिल जाए से हाँ थ्योरेटिकली, तब भी वी कैन नॉट रिकमेंड दिस। हाँ जी, पर सर उनके उससे तो प्लैनेट्स, बढ़िया सर, मेरा तो मानना ये है सेम चरण मिल जाए तो पूजा पाठ करा के करा दो, लेकिन 108 भी ना कराएं। अच्छा, अच्छा, तो एक से 1 to 1 हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन 1:1 नहीं चलेगा। हाँ 108 नहीं चलेगा। ओके। जबकि इनके प्लैनेट्स भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं, मतलब अगर हम सारे प्लैनेट से प्लैनेट मैच कराते हैं तो अगर आठ आठ प्लैनेट्स को मैच करा रहे हैं तो 6 मिल रहे हैं, दो मतलब जिसे हम कह सकते हैं नहीं मैच कर रहे, तो 6 प्लैनेट्स भी मैच कर रहे हैं। और मतलब मून तो दोनों का एक ही है, एक ही राशि एक है दोनों की, लगना तो अलग अलग हो गए हैं। उस हिसाब से काफी अच्छी मैचिंग है। सिर्फ इसकी वजह से मुझे लगा कि पता नहीं आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, पहले एक बार सर आपसे करना होगा। हाँ जी सर। भाई वो तो आप नाड़ी दोष के मतलब 3 पॉइंट्स हैं कैंसिलेशन के। एक तो सेम जन्म राशि बट डिफरेंट नक्षत्र, हम्म हाँ, सेकंड सेम नक्षत्र बट डिफरेंट राशि, हम्म थर्ड सेम नक्षत्र बट डिफरेंट चरण। हम्म ये तीन सेम ही नक्षत्र डिफरेंट प्लैनेट। डिफरेंट सेम चरण। डिफरेंट चरण, डिफरेंट हाँ क्वार्टर्स, हाँ, मतलब ये 3 ही पॉइंट है सर कैंसिलेशन के लिए। हाँ, एक तो बार ये सर थर्ड दोबारा पॉइंट। रिपीट करेंगे आप। फर्स्ट इज सेम जन्म राशि बट डिफरेंट नक्षत्र, राइट सेकंड पॉइंट इज सेम नक्षत्र बट डिफरेंट जन्म राशि, राइट, थर्ड पॉइंट इज सेम नक्षत्र बट डिफरेंट चरणास और हाँ क्वार्टर्स। डिफरेंट चरण, राइट। ओके, बट एक्सेप्शन इज 108 वाला। 108, हाँ। 108 हमामशा इज एक्सेप्शन। आप उसको 108 के साथ साथ ये भी ले लो, मतलब कई बार 108 में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बस ये देख लो एक नेटिव से दूसरे का दूसरा चरण ना हो, ओके, वो ज्यादा आसान है, ठीक है, वो ज्यादा समझ। आसान। तो वो अवॉइड करना चाहिए ना, वही बात मतलब है, अवॉइड हाँ जी, मींस अवॉइड वी कैन करना। नॉट रिकमेंड। हाँ ओके, वही एक्चुअली इनकी जैसे बन रही है, मैं आपको बता दूं, इनका यही हो रहा है कि शादी डिले होती जा रही है, या तो लड़के को कभी तकलीफ हो रही है, कभी लड़की की तकलीफ हो रही है, ऐसे डिले हो रही है शादी इनकी, मतलब एक तरह से बात पक्की हुई भी रुक रही है। तो उनका पक्की आया कि हुई भी उन्होंने, देखो। इसका तो मैं हाँ, आपको एक, आप बोल रहे थे ना कि सारे प्लैनेट मैच कर रहे हैं, आप इसको हम्म, ऐसे समझ लीजिए, कोई भी घटना होने के लिए दो चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी हम्म, है ना। यानी कि सपोज करिए अभी मेरी किसी के साथ कुछ भी घटना होनी है, तो आई हम्म, शुड बी प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस एट अ गिवन टाइम, हम्म, है ना। तो दो लोगों का मिलन कई बार इसीलिए होता है, टू क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, टू क्रिएट ट्रबल्स इन लाइफ इन द लेटर ऑन फेजेस, ओके, दैट इज ऋणानुबंधन। और वहां पे प्लैनेट्स अच्छे मैच कर रहे हैं, इसीलिए फैमिली उसको एक्सेप्ट करती है और फिर वो वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो तभी यानी उनका कि आया कि कुछ आप अच्छा देखो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो रहा कुछ बुरा है। हाँ, होने के लिए कुछ अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम्म, जब तक आपके पास हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन हैप्पीनेस एंड सैडनेस। रेफरेंस तो होना चाहिए, हाँ जी, अगर किसी चीज को डिफाइन करने के कुछ रेफरेंस होना चाहिए ना। हाँ। तो एक फीलिंग से दूसरी फीलिंग पे जंप करने के लिए आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट दिस इज हैप्पीनेस, दिस इज सैडनेस,
है ना। अभी जैसे मैंने अभी D7 पे ही बात हो रही थी कि बच्चा होना एंड बच्चे से सुख होना आर टू डिफरेंट थिंग। हाँ, वो आपको पता लग रहा था, बट डिफरेंस है। सो बच्चा होना शुड बी द प्रायोरिटी टू गेट बच्चे से सुख या बच्चे से दुख। वो बात की बात है ना, जब होता है तब सुख हो रहा है वो, कि बच्चा होने का एक सुख मिल गया, है ना, दैट इज द हैप्पीनेस फीलिंग। अभी ये हैप्पीनेस रिमेन रहेगी या ये सौरों में बदलेगी, वो आपको देखनी है। तो वो अगर सपोज करिए बच्चा ही नहीं हुआ तो बच्चे से दुख कैसे मिलेगा? वो अपने आप में एक बड़ा दुख है ना होना भी। सर 2 पॉइंट छोटे ना छोटे से और होना है मेरे है। पास, क्या चीज? 2 छोटे छोटे पॉइंट और हैं। हाँ। एक तो ये जो अभी हम प्रोजेनी की जो बात कर रहे थे, चिल्ड्रंस की जो बात कर रहे थे, तो एक पॉइंट है कि क्या जुपिटर और फिफ्थ लॉर्ड को भी हमको देखना है विद रिस्पेक्ट टू 22nd दृष्टिकोण। क्या देखना सर? पोजीशन ऑफ जुपिटर एंड फिफ्थ लॉर्ड हाँ, विद रिस्पेक्ट टू 22nd दृष्टिकोण। 22nd दृष्टिकोण ये रेफरेंस से भी इनकी पोजीशन को देखना है, कुछ प्रॉमिस। सर मेरे को आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है। आई एम टेलिंग हाँ कि जुपिटर पोजीशन एंड फिफ्थ लॉर्ड पोजीशन हाँ विद रिस्पेक्ट टू 22nd दृष्टिकोण हाँ। भी हमें देखनी चाहिए क्या, प्रॉमिस ऑफ बर्थ चार्ट के लिए, प्रॉमिस ऑफ बर्थ के लिए? सेकंड दृष्टिकोण में क्यों जा रहे हैं आप? नहीं, बिकॉज अगर जुपिटर वहां पे जाके भी अफ्लिक्टेड है या कुछ है, वो देखना है कि, या वो फिफ्थ लॉर्ड अगर 22nd दृष्टिकोण में चला गया तो कुड दैट हैम्पर द प्रॉमिस इन द बर्थ चार्ट? नहीं, दृष्टिकोण से कैसे वो इंफरेंस ले रहे हैं आप? 22nd नहीं, अच्छा नहीं है ना 22nd दृष्टिकोण। क्या चीज? 22nd दृष्टिकोण वो अच्छा नहीं मानते ना, स्पेसेस है ना, तो कोई भी प्लैनेट अगर उसमें जाता है। आप 22nd कह रहे हैं, सेकंड कह रहे हैं? 22nd। अच्छा, मेरे को सेकंड सुनाई दे ओह रहा। सॉरी, 22nd 22वां। अच्छा हाँ, 22वां दृष्टिकोण इज नॉट ऑस्पिशियस, राइट? सो फिफ्थ लॉर्ड इन 22nd दृष्टिकोण और जुपिटर कार का। हाँ, वो बिल्कुल एक प्रॉब्लम दे सकता है इनिशियल। अच्छा, और दूसरा पॉइंट ये है कि यही दोनों प्लैनेट फिफ्थ लॉर्ड और जुपिटर विद रिस्पेक्ट टू बैरन और फ्रूटफुल साइंस में अगर है या नहीं है, उससे भी आएगा फर्क। हाँ सर, अभी तो मैंने D7 तो सर अभी शुरू करा है ना, बताता रहा हूँ, अभी आगे और भी पढ़ा। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ, ये सब चीजें भी फर्क करती हैं। हाँ 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 हाँ। सर फिर आप में इसमें संतान तिथि भी थोड़ा कवर करेंगे। तो अब मैं जो है मतलब जो आपकी बात से यही सोल्यूशन मेरा निकल रहा है कि उनको मतलब उस हिसाब से, क्योंकि 108वां पढ़ रहा है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है लाइफ में। देखो मैडम, मैं इसमें एक चीज बताऊंगा आपको। अगर आपसे ये चीज पूछी गई है ना, कि ये ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है, नहीं, ये नहीं पूछा गया कि बड़े नहीं बड़े, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं शादी में, तो हम इस रिश्ते में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, इसकी बात मेरे से पूछी जा रही है। अच्छा, अगर ऐसे पूछी जा रही है तो आप अपना टेक बता सकते हो। अदरवाइज आई वुड एडवाइज यू टू नॉट टू बिकम द ऑब्स्ट्रक्टिव फोर्स। अच्छा ठीक है ना, यानी कि जो चीज पूछी नहीं गई उसको आप अपने आप से ना कहें। मेन तो ये है ना कि बड़े ना बड़े, तो फिर उस केस में तो मेरे को अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने फ्रेज किया है कि हमें ये आगे परस्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देन यू डू हैव अ राइट टू से कि भाई मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ वेरी गुड मैच, इवन दो प्लैनेट्स आर कंपैटिबल, बट अगेन सफरिंग विल बी देयर। है ना, ये जो 108वीं नवांशा है ये शायद ध्रुव नाड़ी का कॉन्सेप्ट है। सर इसका कोई रेमेडी नहीं होती? जैसे इनका रिश्ता तो पक्का हुआ है। नहीं, इनकी कोई रेमेडी नहीं है। अभी जब मैं आगे इसमें बढ़ेंगे तो बताऊंगा, बहुत सारे आपको नक्षत्रास के मैं सबसेट दे दूंगा विच आर टू बी अवॉइडेड फॉर श्योर। ओके सर। कि एक नेटिव का नक्षत्र ये है, दूसरे का ये है, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दो। अच्छा, जितने भी बढ़िया प्लैनेट बैठे हो सीधा मना कर दो। नहीं 108वां भी ना हो या ना हो, 108वां हो ना हो सर, मैं नक्षत्र की बात कर रहा हूँ ना।
अच्छा अच्छा अच्छा, डायरेक्ट नक्षत्र चरण की बात ही करो। नक्षत्र के सबसेट दूंगा मैं आपको। हाँ, तो मतलब मैच मेकिंग हमें नक्षत्र से ही शुरू करनी चाहिए। भाई नक्षत्र ही तो है सब चीज, वहां पे हाँ जी सूक्ष्म सर, में जब मतलब जाओगे तो सब नक्षत्र ही आ जाएगा। हाँ हाँ नहीं सर, बाकी जैसे पैरामीटर्स हम लोग देखना शुरू करते हैं, हाँ। और ये क्या कहते हैं उनको, जो हम लोगों ने आपके साथ क्लास में भी किए थे, मुझे अभी जब जबान। आप नक्षत्र से भी ऊपर की आपको चीज दिखा दूंगा मैं, डोंट वेरी। ओके सर। हाँ, ये नक्षत्र को फ्लो में याद करने का कोई तरीका भी अगर बता दें तो बड़ी कोशिश करते हैं, बहुत लेकिन बढ़िया है सर, बहुत तरीका है। एक हफ्ते बाद फिर भूल जाते हैं। नहीं तो सर बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। पहले 9 प्लेनेट का ऑर्डर याद करिए, दशा दशा वाइज। वो तो सर याद है जी। ठीक है, केतु से शुरू करिए करेक्ट। और बुध पे खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब केतु के आगे केतु के 3 नक्षत्र लिखिए। वो सर मैं समझ गया, लेकिन जब आप बीच में से पूछ लेते हो ये कौन से नक्षत्र में है, तो बड़ी गिनती शुरू से करनी पड़ती है ना, तो शुरू वाली गिनती अवॉइड हो जाए। नहीं नहीं, बता रहा हूँ ना, हाँ पहले जी, आप केतु के 3 नक्षत्र लिखिए, शुक्र के 3 नक्षत्र लिखिए। ठीक है, केतु के हो गए। तो पहले ये 6 याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 6 याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 6 याद कर लीजिए। ऐसे करते करते पहुंच जाइए 27 पे। सर आराम याद से तो 1 घंटे में हो जाएगा काम। सर याद तो 28 के 28 है, हाँ, पर जब क्वेश्चन रैंडम का आता है तब दिक्कत हो रही है, तब फिर शुरू से गिनती शुरू करनी नहीं तो पड़ती है बता वो। रहा हूँ ना सर, अब जब आपने ये ऑर्डर याद कर लिया तो आप उनके आगे पहले तो ये ऑर्डर याद कर लीजिए, बाद में उनके आगे साइन लिखिए। केतु के नक्षत्र सिर्फ और सिर्फ 159 में ही आएंगे, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इसके अलावा कोई और राशि में नहीं आएंगे। शुक्र के नक्षत्र एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस इसी में ही आएंगे। मून का नक्षत्र हमेशा ही हमेशा टॉरस में आएगा, वर्गो में आएगा, कैप्रिकॉन में आएगा, उसके अलावा कहीं और नहीं आएगा, है ना। राहु का नक्षत्र जेमिनाई में आएगा, लिब्रा में आएगा और एक्वेरियस में आएगा, कहीं और नहीं आएगा। सही है, नाम भी सारे याद किए, सब कुछ किए। जैसे आप पुनर्वासु और पुष्य आप सडनली पूछ लेंगे तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम में आएगा नहीं। नहीं सर, आपका ऐसे ही मतलब याद हो जाएंगे। हाँ जी, सर, आपका मतलब ये है जौन सी राशियां जैसी हैं, जैसे 4, 8, 12 पानी की राशि है, तो उसमें वो आएंगे, दूसरे नक्षत्र आएंगे। कौन से नक्षत्र आएंगे? 4, 8, 12 जैसे पानी की राशि है, हाँ उसमें एक तो आएगा बृहस्पति का एक चरण, और बाकी के शनि और बुध के। हाँ। और 4, जो 8, 12 राशियों में का स्वभाव है वही वही प्लैनेट्स का आएगा उसमें। नहीं, ऐसे थोड़ी है। प्लैनेट का स्वभाव अभी, ये कैंसर राशि का स्वभाव क्या है? वो तो पानी है। नहीं, पानी है, स्वभाव क्या है ओवरऑल? सर एक्सप्लेन करना नहीं आता। सर और दोबारा पूछे, क्वेश्चन क्या पूछा आपने? पानी कैंसर है राशि का क्या? स्वभाव कैसा है? उसका है फ्लो है, तो मतलब चंचलता है उसमें, और क्या? हाँ, एक अनिस्थिरता, है ना, बहता हुआ, स्थिर नहीं है। मून रूल्ड है, तो मून की 16 कलाएं हैं। चंचलता, है ना, आज ये कल कुछ और, परसों कुछ और। चंचल मन, एक्टिविटी, भागा दौड़ी करना। तो सर बुध का भी यही है। हाई ऑन इमोशंस। और शनि का? शनि का स्थिरता। स्थिरता, स्थिरता है सर, पर वो जस्टिस, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन सर। डिसिप्लिन। न्याय। हाँ, तो और मून और सन की तो एनिमिटी है, मून और सैटर्न की। मून सैटर्न की एनिमिटी। तो आप नक्षत्रों का स्वभाव ऐसे ना लें। नक्षत्रों के स्वभाव को अगर आपको जानना है बेसिकली, तो फिर उनके डीटीज पे जाओ। किसमें? डीटीज, जो उनके रूलिंग लॉर्ड्स बनते हैं। प्लैनेट्स आर नॉट रूलिंग लॉर्ड्स। हम उसको एक लिबरल लैंग्वेज में अपने एंड में
एक लेमन की लैंग्वेज में बोल देते हैं कि इस नक्षत्र का स्वामी ये ग्रह है, बट ग्रह प्लैनेट्स आर नॉट द स्वामी ऑफ नक्षत्र। नक्षत्र डीटीज अलग हैं। डीटीज को याद करिए। पुष्य नक्षत्र को क्यों कहा गया सबसे बेस्ट नक्षत्र? सर उसका स्वामी बृहस्पति है। इवन दो इट इज रूल्ड बाय सैटर्न, सैटर्न, है ना। कृष्ण को सबसे प्यारा नक्षत्र है वो। सभी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र बहुत प्यारा है। तो ये आपको डीटीज से रेफरेंस लेना पड़ेगा। सर डीटीज क्या, समझ नहीं आई। भरणी नक्षत्र का डीटी जैसे यम है। हाँ जी, अच्छा उनके स्वामी, ओके, नक्षत्र के स्वामी। कृतिका नक्षत्र का स्वामी, स्वामी नहीं, उनके स्वामी के देव। हाँ स्वामी के देव देव समझ लो। स्वामी के देव मतलब सर नक्षत्र के स्वामी, सर स्वामी तो मतलब वो प्लैनेट को हम कह देते हैं ना, तो हाँ। डाइटी को मतलब मैंने देव बोला। अच्छा, नहीं पर आप अगर शुक्र का देव को, सर डाइटीज को तो देव भी मानेंगे ना हम लोग, उनके देव कौन हाँ हुए? देव कह सकते हो, मैं वो कह रहा हूँ, वो उससे मैं एग्री कर रहा हूँ। बट जो मैं वही बोल रहा था कि स्वामी जो हम प्लैनेट से रेफरेंस ले रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। हाँ, यस सर। नक्षत्र लॉर्ड्स कह सकते हैं। नक्षत्रास आर रूल्ड बाय देयर डीटीज, नॉट बाय द प्लैनेट्स। हाँ, यस सर। देवता सर नक्षत्र देवता, ये हाँ, राइट टर्म है हिंदी का, नक्षत्र देवता। हाँ देवता। एंड जो स्वामी है ना, व्हाट आई एम सेइंग इज के वो मैं उन प्लैनेट्स को ही मतलब बोल रही थी। जैसे Okay. पुष्या का मतलब सैटर्न, तो हम मतलब उसको स्वामी, पुष्या का स्वामी सैटर्न, लाइक मैं अपनी बट सैटर्न लैंग्वेज के में। देवता, फिर आपने जो बोला उस तरीके से मैं समझ गया, बट हाँ। सैटर्न के देवता कौन हुए फिर? सर नहीं, सैटर्न के देवता नहीं, फिर हम यहाँ पे पुष्या के देखेंगे नहीं, देवता। आपने जो बोला था ये बोला था ना शायद कि स्वामी के देवता। मे बी मुझे बोलना नहीं आया, बट मेरा लाइक इंटेंशन वही है। हाँ मैं समझ गया, ठीक है। प्लैनेट अलग एंड डाइटी अलग। तो इनको रमा जी बोलते हैं नक्षत्र देवता। हिंदी में आप इस टर्म को याद कर लीजिए, नक्षत्र देवता। हाँ जी, हाँ जी। तो जब भी नक्षत्रों की आप रेमेडीज बता सकते हैं, बताते हो, तो नक्षत्र देवता की पूजा आप बता सकते हो। जैसे सर अश्लेषक का सर्प हो गया। हाँ, तो सर्प की पूजा होती है उसमें। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। चलिए आज का एंड करते हैं ओके। और फिर D7 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।